गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे किसकी, साइक्लोन की। ओके। इसमें आपकी ये दो वीडियोस बनेंगी जिसमें हम लोग साइक्लोन के जो दो टाइप हैं, कौन कौन से, आपके ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन, इनकी बात करेंगे। क्लियर है। और फिर थर्ड वीडियो जो होगी आपकी उस पे हम बात करेंगे फ्रंट की। ठीक है, तो फ्रंट और टेम्परेट साइक्लोन चूंकि ये जुड़े हैं आपस में एक दूसरे से, तो उन दोनों पे एसोसिएटेड रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग साइक्लोन के बारे में, और इसमें हम बेसिकली इसमें स्पेसिफिकली फोकस करेंगे भाई हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन सी ऐसी वेदर कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये डेवलप होते हैं, क्या इनका इम्पैक्ट होता है, ओके, और क्या इसका फीचर है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट। ओके, चले स्टार्ट करें। तो ये साइक्लोन, सबसे पहले तो जो टर्म आता है भाई वो है आपका साइक्लोन। साइक्लोन होता क्या है, सिंपल सा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवात। ओके, क्या होता है ये चक्रवात, अगर हम बात करें, देखिए इसका अगर मीनिंग निकालें, जो शब्दार्थ है जिसको कह सकते हैं हम लोग, चक्र यानी रोटेटिंग, और वात मतलब एयर, हवा। ओके, ये ऐसा एक फिनोमेना है वेदर का जिसमें क्या होती है, हवा जो है, वायु जो है, वो किसी एक पॉइंट के अराउंड क्या होता है, तेजी से रोटेट करती है, सर्कुलेट करती है। क्लियर है। ओके, तो ऐसे ही फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं भाई, साइक्लोन कहते हैं या चक्रवात कहते हैं। क्लियर। तो चक्रवात आपका इसी तरीके से तीव्र घूर्णन करने वाली हवाएं हैं, और ये मुख्यतः आपके सागरीय तट के ऊपर, सागर के सतह के ऊपर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्लियर। तो इसका बेसिक सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म caused by the wind blowing around a central area of low atmospheric pressure। यहाँ पे ये जो है कीवर्ड है। ओके, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, निम्न वायु दाब का जब क्षेत्र है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ही निम्न हो चुका है। कौन सा, वायु दाब जो है वो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना है। अभी हम बात करेंगे कैसे डेवलप होता है। तो इस निम्न वायु दाब को भरने के लिए चारों ओर से क्या होती है भाई, हवाएं इसकी तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, जब ये हवाएं इसकी तरफ बढ़ेंगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये इस पर एक बल काम करता है। हमने पहले भी पहले जो प्रीवियस वीडियो है उनमें बात कर चुके हैं कि जब हवाएं हुई या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है, तो उस पे अर्थ के रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक डिफ्लेक्शन फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब ये हवाएं तेजी से इस लो प्रेशर को, निम्न वायु दाब को भरने को आती हैं, ओके, तो क्या होता है, इन पे एक कोरियोलिस बल काम करता है, उसी के कारण ये क्या होती है, टर्न करने लगती है। ठीक है, और इस लो प्रेशर के पास आके तेजी से रोटेट करने लगती है और गर्म होकर फिर अगेन ये ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर तक जाती है एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में अपर लेयर तक ये लोग पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो फिनोमेना ये डेवलप हुआ हमारे ओशन के सरफेस पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। क्लियर है। ओके, साइक्लोन बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये क्या है आपका, ट्रॉपिकल। क्यों, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये हमारा ग्लोब है। ओके, ये विषुवत रेखा हो गया, और यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इसके मध्य क्या होता है, चूंकि हमको पता है सूर्य का जो लंबवत किरणें होती है वो साल भर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से इनके मध्य जो है वो तापमान अधिक रहता है कंपेयर टू अपर रीजन। ओके, अब ये तापमान अधिकता की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। जिस एरिया में सूर्य का उत्तरायण होता है वहां पर क्या होता है, इस तरीके की कंडीशंस डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का उत्तरायण अगर देखें तो जो इसमें हमारे यहाँ लंबवत सूर्य की किरणें इस लाइन पर पड़ रही है, कौन सी लाइन, कर्क रेखा पर, वो पड़ती है जून में, ठीक है ना। तो जून से लेके जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला जो टाइम फ्रेम होता है, इसमें यहाँ पर ऐसी कंडीशंस डेवलप होने के पूरे चांस होते हैं कि वहां पे साइक्लोन्स आ सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। 23.5 नॉर्थ से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है क्या कहलाता है भाई, आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इन्हीं क्षेत्रों में ये चक्रवात जब उत्पन्न होते हैं तो उसका नाम क्या दे दिया जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्लियर है। तो ये एक तो पहला हो गया ये। तो बेसिकली यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो, अगर हम इसके लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री, और सिमिलरली 8 डिग्री यहां से लेके और 23.5 डिग्री, ठीक है। 8 या 5 या इसको 10 जो भी कह लें, एक कहने का सेंस ये है, जो इक्वेटर है ना, ये विषुवत रेखा, यहाँ पे मेन फोकस हमारा इस पर है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे जो मैंने अभी बताया था, जब हवाएं इसकी तरफ इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने की ओर आगे बढ़ती है तो उनपे एक कोरियोलिस बल काम करता है, ठीक है। और ये कोरियोलिस बल आपको पता होगा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कहां पे, विषुवत रेखा पे शून्य होता है। यहां पे क्या होगा भाई, कोरियोलिस बल यहां पे होगा अप्रॉक्स 0। ओके। ऐसी कंडीशन में जब कोरियोलिस बल शून्य होता है तो वो वहां पे रोटेशन उन हवाओं को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो रोटेट सर्कुलेटरी मोशन क्रिएट नहीं कर पाती हैं। क्लियर है। और यहाँ पे आएंगी, गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन वाले कंडीशन में यहाँ पे अगर हम बेसिकली फोकस करें 0 डिग्री से लगभग 5-8 डिग्री, यानी 5 डिग्री हम स्पेसिफिकली मान लें, तो इसके मध्य में आपका जो क्षेत्र होता है वो बहुत शांत वायु दाब का क्षेत्र होता है, निम्न वायु दाब रहता है वहां पे। हवाएं क्षैतिज जो होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं कर पाती, बिकॉज जो ट्रेड विंड आती है यहां तक पहुंचते पहुंचते वो गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं हो पाता। किसके बीच में, ये 5 से 5 के बीच में, ठीक है ना। तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी के स्टार्टिंग वीडियोस में, ठीक है। तो ये जो डोल्ड्रम वाली पेटी है उसका कारण भी यही कोरियोलिस बल का 0 होना है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं क्या है भाई, एक तो तापमान इतना अधिक है जिसकी वजह से एक एक्सट्रीमली लो प्रेशर वाला एरिया बना है, दूसरा कोरियोलिस बल 0 है जिसकी वजह से हवाएं यहाँ पे रोटेट नहीं कर पाती हैं। ओके। और ना तो उनका क्षैतिज मूवमेंट होता है। तो ये जो कंडीशन है आप ध्यान रखेंगे कि इतने से 8 डिग्री से लेके लगभग जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और यहाँ 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके मकर रेखा के मध्य की जो एरिया है, जोन है, ये इसके लिए एक फेवरेबल एरिया है। किसके लिए भाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए। ओके। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा जो हम टाइप की बात करें, दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेट साइक्लोन। ओके। या फिर हम इसको कह सकते हैं भाई फ्रंटल साइक्लोन, ठीक है, वाताग्र। ओके। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन क्यों, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे लगभग 30-35 डिग्री से लेके और आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री का जो एरिया है, ओके, इसके मध्य में ये एरिया बनता है इनके डेवलपमेंट का, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। तो इनके जो, अगर हम बात करें जो प्रादेशिक एरिया है, यानी हम जलवायु प्रदेशों की बात करें इनके, तो ये जो प्रेशर बेल्ट है आपकी, यानी अगर हम देखें शीतोष्ण और उष्ण, तो इनके बेसिस पे ही इन्हीं चक्रवातों को इनका नाम दे दिया जाता है। शीतोष्ण में उत्पन्न होते हैं अगर वो चक्रवात तो वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन, उष्ण में उत्पन्न होते हैं तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर है। ओके। आगे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे किसको, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। क्लियर। ओके। तो देखिए इसमें बेसिक सी अगर हम बात करें, ये डेवलप होते कैसे हैं। ओके। अगर हम देखें
सबसे पहले मैं कुछ फेवरेबल कंडीशन बता दे रहा हूं या रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या है। पहली चीज, इन ट्रॉपिकल एरिया में जब जो सागरीय सतह है, सागर के ऊपर का सतह जो है, उसका तापमान, चूंकि इंसोलेशन सूर्य तप की मात्रा जब अधिक होती है ग्रीष्म ऋतु में, ओके, यानी आफ्टर जून जुलाई, यानी तो इसमें क्या होता है आपका कि जो सागरीय सतह का तापमान है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब उसका तापमान, नॉर्मली हम मानते हैं यहाँ पे 27 डिग्री उसका टेम्परेचर है, ओके, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर हो गया 25 से 27 के बीच में। और अगर उसका तापमान 27 डिग्री से अधिक बढ़ता है, क्लियर है, सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक इंक्रीज करता है, तो ऐसे में क्या होगा भाई, वहां पे जो सागर का सतह है वहां से जलवाष्प बनेंगे, ओके, भाप बनेंगे, वाटर वेपर डेवलप होंगे, और साथ ही साथ इस सागरीय सतह के ऊपर जो एयर होगी वो भी हीट अप होएगी, गर्म होएगी, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, चूंकि उसका कांटेक्ट किससे है, उस गर्म सतह से है, तो वो वहां पे एयर गर्म हो रही, और साथ ही साथ ये जो इससे जलवाष्प निकल रहा है, इसके अंदर गुप्त ऊष्मा है, ये भी उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो ये जब एयर गर्म होती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें कि गर्म एयर कैसी होती है, हल्की होती है, हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, नीचे वो ऊपर राइज करेगी, तो ये यहां से ऊपर राइज करना शुरू करती हैं, क्लियर है। ऊपर जब ये राइज करती हैं तो भाई नीचे आपका, चूंकि हवाएं यहां से ऊपर उठ चुकी हैं, तो नीचे एक वैकेंट एरिया बचा, खाली एरिया, तो वहां पे वायु दाब कैसा हो जाता है आपका, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, क्लियर है इतनी बात। तो इस निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, और ये हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो कंपैरेटिवली जब सतह पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, ऊपर हवाएं जाती हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना। ये जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, अब ये जो इंटेंसिव लो प्रेशर है, इसको भरने के लिए क्या होता है भाई, ऑल डायरेक्शन से जो विंड होती है हॉरिजॉन्टली सतह की ओर, इस सतह की ओर क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे समझिएगा ये सतह है, यहाँ पे एयर गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठ गई, ये खाली एरिया बचा, तो चारों ओर से हवाएं क्या आएंगी, इसको भरने के लिए आएंगी, इस लो प्रेशर को, इस खाली एरिया को भरने के लिए आएंगे। और जब वो एयर मूव करना शुरू करती है इसके सामने, इसकी ओर, तो क्या होता है, उनपे बल काम कौन सा करेगा, कोरियोलिस, कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, ओके। तो कोरियोलिस बल जो है उनको क्या करता है, कोरियोलिस बल हम बता चुके हैं आपको कि उत्तरी गोलार्ध में जब ये विंड्स, वाटर बॉडी या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब आगे मूव कर रहा है, तो अपने मूवमेंट के वो राइट डायरेक्शन में टर्न करता है, क्लियर है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ये दाईं तरफ मुड़ना शुरू करती हैं, जब दाईं तरफ मुड़ेंगी तो क्या होता है, इनका कुछ एरिया ऐसे समझिएगा, लो प्रेशर, आई थिंक मैंने फिगर भी डाल रखी है इसकी आपकी, हाँ यहां समझ लीजिए, ये बीच में बना आपका लो प्रेशर, इधर से एयर आई, यहां से एयर आई, ऐसे ये कुछ इस तरीके से टर्न करती हैं, ऐसे देख रहे हैं, ओके, ऐसे ऐसे। तो इनका जो ये रोटेशन है, ये आपको अगर डायरेक्शन देखें किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसे दिख रहा है ना ये, ओके। इनके तीर के निशान को जरा ध्यान से देखें, तो ये जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, कौन सा, एंटी क्लॉक। तो यहां पे ये एंटी क्लॉक या घड़ी की सुई के गति के जो उसका मोशन है, उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है, ये हवाएं इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर तेजी से घूमना शुरू कर देती हैं, क्लियर है इतनी बात, ओके। और ये एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है वो कहां पर होगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, क्लियर है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसी का उल्टा हो जाएगा, वहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, ओके, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, बीच में आपको दिख रहा होगा ये 950 मिली बार जो है आपका, इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र के चारों ओर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है भाई, ये आइसोबार लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इधर गोल सर्कुलर शेप में दिख रही है, ये सारी लाइन, इनको कहते हैं हम लोग आइसो बार लाइन। आइसोबार लाइन क्या होते हैं, यानी ये ऐसी लाइन है, ऐसी काल्पनिक लाइन मान लीजिए इनको, काल्पनिक रेखा, जिनके ऊपर, यानी इस स्थिति पे जो भी बिंदु हैं, जो भी स्थल हैं, जो भी लोकेशन है, वहां पे वायु दाब क्या होगा, समान होगा,
ओके, आइसो, आइसो मतलब इक्वल है, होमोजीनियस है। तो यहाँ पे ये हर जगह समान वायु दाब होगा। 1009 दिख रहा है तो इस हर एक पॉइंट पे 1009, यहाँ पे दिख रहा होगा 1012 हर जगह, यहाँ पे 1006। तो चाहे इस पूरे सर्कुलर में मोशन में अगर हम सर्कल में देख ले तो हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, 1006 मिलीबार का ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाई देगा। क्लियर है? तो इस निम्न वायु दाब की ओर ये जो आइसोबार लाइन है, इसके चारों ओर कैसे इसी सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। क्लियर है? ओके। तो आइसोबार लाइन जब यहाँ पे डेवलप होती हैं तो ये हवाएं जो होती हैं इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरीके से एंटी क्लॉक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं। क्लियर? और जैसे जैसे इसके समीप आती हैं ये हवाएं गर्म होकर क्या होती हैं, अगेन फिर ऊपर उठती हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए अभी हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है जो कभी एग्जाम में इंपॉर्टेंटली पूछ लिया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पॉइंट ये है कि अगर हम जो साइक्लोन के केंद्र से बाहर की ओर जाएं, साइक्लोन के केंद्र से बाहर की ओर जाए, अबे रुको यार, केंद्र से बाहर की ओर जाएं तो वायु दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जरा देखें। बीच में निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, ओके। अब बाहर से हाई प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर होगा तभी तो उधर से हवाएं आ रही हैं। तो यानी इधर से इधर जाएंगे तो वायु दाब में वृद्धि होगी, कमी, इंक्रीज करेगा, वृद्धि होगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ 980 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1003, 6, 9, 12। यानी अगर हम जो चक्रवात है उसके केंद्र से बाहर की तरफ जाएं तो वायु दाब में क्या होगा भाई, आपका बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने पर जो एयर प्रेशर है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ये पॉइंट क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब इसके आगे मोशन में चलते हैं हम लोग। हाँ, यहां पे देखें तो जब वो एयर हीट अप करके ऊपर उठी, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था उसका उसी कोरियोलिस बल की वजह से, अब वो गर्म होकर ये हवाएं क्या होती हैं, ऐसे ऊपर की ओर मूव करना शुरू करती हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनका एरिया क्या होता है, इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर क्या होता है, रेयर होता है, जिसकी वजह से ये एयर फैलती जाती है और ऐसे कॉनिकल शेप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रिएट कर रही है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, नीचे ऐसे, ऊपर का एरिया काफी बड़ा। अब ये क्या होता है, जब इंक्रीज कर रहा है, ऐसे हाइट बढ़ रही है, तो ऊपर जाने के बाद यानी अपर ट्रोपोस्फियर में जाने के बाद क्या करती हैं ये हवाएं, ये कौन सी हवाएं, ये जो गर्म हवाएं हैं, ह्यूमिड एयर है, यानी इनके पास क्या क्या चीजें हैं जरा बताएं। पहली चीज, इनका टेम्परेचर हाई है, इनके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो भी हाई है। ओके, ऐसी सिचुएशन में जब ये एयर ऊपर जाती हैं और ये धीरे धीरे वही एडियाबैटिक या रुद्धोष्म शीतलन होता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। और जब ये वायु संतृप्त हो जाती है यानी उस तापमान पे ड्यू पॉइंट पे पहुंचती हैं, जब इनके अंदर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाता है, ऐसी संतृप्त या सैचुरेटेड एयर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्यूमुलो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? ये क्लाउड जब ये कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था, वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में, उसमें डिस्कस किए हैं इसके बारे में। तो तापमान क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से एयर और गर्म होती है और ऊपर उठती है। तो यहाँ पे क्लाउड जो होता है काफी हाइट पे, जिनको हम लोग क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से वहां पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन, ये जो बादल होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है ना, डेंस होते हैं, काले घने बादल होते हैं और इनमें जो मॉइस्चर होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये बारिश जो होता है एक सीमित क्षेत्र में, अगर हम देखें सीमित क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था इनका मोशन। आगे बात करें भाई इसमें, तो आते हैं हम लोग इसकी एनाटॉमी पे। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या क्या इसके फीचर्स हैं। जब यहाँ पे पहले फोकस करते हैं हम लोग इस एरिया से, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है आपका लो प्रेशर एरिया, जहां पे एयर गर्म होकर ऊपर उठ रही है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन रहा है। इसी लो प्रेशर को बढ़ने के लिए चारों ओर से हवाएं आई थी इसकी तरफ और वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू की, रोटेट होके ऐसे ऐसे मूव करना शुरू किए। क्लियर है? ये दिख रहा होगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन हो रहा है। क्लियर है? काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और ऊपर जाके ये हवाएं फैल जाती हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर रेयर है और ये जो एयर होती है अब क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है।
और यहाँ पे कंडेंसेशन होके क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगता है। क्लियर है? अब इसमें देखें जरा इसके फीचर्स क्या क्या है। ये जो सेंटर वाला एरिया है ना, आपको सर्कुलर शेप में या ओवल शेप में दिखाई देता है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। क्या कहते हैं भाई इसको? आई ऑफ साइक्लोन। ओके, या साइक्लोन की आंख, या आंख को हिंदी में क्या कहते हैं? चक्षु। चक्षु। ओके, तो इसको हम लोग, ये जो सेंटर एरिया है, ये पूरा एरिया आपका साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन कहलाता है। क्लियर है? इस आई ऑफ साइक्लोन की स्पेशल बात क्या है, जरा ये समझिए। देखिए, बीच में एकदम निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। ओके, जैसे हम लोग डोलड्रम में देखते हैं, हवाएं वहां तक आती तो है लेकिन गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं। सिमिलरली हवाएं यहां तक आई तो, लेकिन गर्म होकर ऊपर उड़ गई। अब ये जो एरिया होता है, यहाँ पे एयर आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो इस जो सेंटर में यहाँ पे अगर आप खड़े हैं मान लो, और तो सेंटर में आपको बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है, यानी इतनी तेज हवाएं रोटेट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे आप हैं उस आई में, सेंटर में, वहां पर आपको एकदम शांत वायु दाब का माहौल रहेगा। ठीक है, एयर प्रेशर लो रहेगा। और उसके ऊपर अगर हम बात करें, एकदम वर्टिकली ऊपर देखें, तो यहां पर भाई जब एयर, चूंकि एयर देख रहे हैं आप इस तरीके से रोटेट करके आगे बढ़ रही है, क्लाउड का फॉर्मेशन कहां होता है? यहां पे बादल बनते हैं। बादल आपके इस एरिया में बनते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एयर में जो होता है वो ऊपर उठते उठते राइज कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्काई होता है, आसमान होता है, वो एकदम क्लियर होगा, वहां पे कोई भी क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि जो साइक्लोन की आई है, उसकी आंख है, उसके ऊपर जो है वहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता। मान लो नीचे आई तो उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर में वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि ये जो साइक्लोन की ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको अलग कलर ले लिया जाए। वेट अ सेक, हाँ, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, इसको कहते हैं हम लोग क्या? आई वॉल। इस पॉइंट को क्या कहते हैं भाई? इस एरिया को आई वॉल, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? चक्षु भित्ति। चक्षु भित्ति, भित्ति मतलब वॉल और चक्षु मतलब आई। ओके, क्लियर है? तो यहां पे देख रहे हैं हम, इस साइक्लोन के बीच में आई हो गई और ये हो गई उसकी आई वॉल। ओके, इस आई वॉल पर अगर हम बात करें तो यहां पे वायु दाब क्या होगा? केंद्र की अपेक्षा अधिक होगा, पहली चीज। इस आई वॉल के ऊपर आपको यहां से क्लाउड का फॉर्मेशन दिखेगा, और आउटवर्ड एरिया में बाहर की तरफ आपको इस तरीके से क्लाउड का फॉर्मेशन दिखेगा। और यहां पे जो वर्षा होगी वो बहुत अधिक मात्रा में होगी। क्लियर है? और हवाओं की जो गति होगी इस एरिया में बहुत तीव्र होगी। क्यों? क्योंकि हवाएं तेजी से इसी एरिया में आ रही है ना, और यहां से गर्म होके हीटअप होके ऊपर उठ रही। तो आई वॉल पे आपको सर्कुलेटिंग जो एयर ऐसे सर्कुलेट हो रही थी ना इस तरीके से, ये सर्कुलेशन जो है आपको कहां पे फील होगा? इस आई वॉल पे फील होगा, यानी इस बाउंड्री पे। किसकी बाउंड्री पे? इस आई के बाउंड्री पे। आई की जो बाउंड्री है उसी को हम लोग यहाँ पे आई वॉल डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी मौसम यहाँ पे तुरंत चेंज हो जाता है, हवाएं तीव्र हो जाती हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट आपको क्लाउड देखने को मिलेंगे। कौन से क्लाउड? वही हमने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इस टाइप के जो बात की है, जो वर्षा करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं। ओके, थंडर स्टॉर्म के साथ। ओके, ये चीजें थी इसके आई वॉल में। ओके, यहां पे जरा एक चीज और देखें, जब एयर यहां से ऊपर उठी, यहां पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना, और अभी हमने बताया था जब सतह पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन रहा है, हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठंडी हो रही, तो यहां पे आपका कैसा बनेगा? हाई प्रेशर। ओके, यहां ऊपर हाई प्रेशर। अब ये हवाएं ऊपर तो ये डाइवर्ट हो रही हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करते हुए, ऑसिलेट करते हुए डाइवर्ट हो गई। ये हाई प्रेशर जो ऊपर से बहने वाली, यानी अपर ट्रोपोस्फियर में जो हमारी हवाएं फ्लो कर रही है ना, उसमें क्या होती हैं? ये जब ट्रेड विंड्स इधर से आगे की ओर मूव करती हैं, तो इस एरिया में क्या होता है? ठंडी हवाएं हैं ये, और नीचे आपका लो प्रेशर है, ऊपर आपका हाई है कंपैरेटिवली। तो हवाएं क्या होती हैं? वो नीचे यहाँ पे सबसीड करती हैं, सिंक करती हैं, और नीचे ठंडी हवाएं यहाँ पे धीरे धीरे बैठती हैं, अगेन सतह तक पहुंच के गर्म होती है, और फिर से वो। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका नीचे, ऊपर से नीचे की ओर एयर, ठंडी एयर बैठती है, जिसकी वजह से भी ये क्या होता है? ये एरिया ना तो ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, ऊपर हाई प्रेशर है, ऊपर आपका क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ
ये जो एरिया है यहाँ पे ठंडी हवाएं नीचे बैठ रही और बाद में गर्म होकर सतह तक पहुंचते पहुंचते वो फिर से रोटेट करना शुरू कर दे रहे। क्लियर है? ओके। तो ये यहाँ पे हमने कुछ ये देखिए आपको लिखा होगा डिसेंडिंग कूल एयर। आपकी ये जो कूल एयर है ये ब्लू कलर में दिख रहा होगा ना पूरा, ये तो मैप भर गया है। डिसेंडिंग कूल एयर, इधर थोड़ा सा साफ कर दे। ये जो एरिया दिख रहा है ये ठंडी हवाएं हैं, यहाँ पे नीचे की ओर बैठ रही हैं। चले, ठीक है भाई। तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो मेन मैटर है वो क्या है? पहली चीज, जो ये सी सरफेस है, ये आपको ओशन सरफेस दिख रहा है। पहला चीज क्या होना चाहिए? प्राइमरी कंडीशन जो इनकी हमने अभी बात की थी कि कहाँ गया, वेट सेकेंड, हाँ नहीं यार, इसी में देखते हैं। तो इसमें हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे उनकी बात की और उसके जो फीचर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। हम एक बार फिर से इसको क्विक रिवीजन कर ले। कौन कौन से फैक्टर थे भाई इसके डेवलपमेंट के लिए? नंबर 1 पहला तो यही होगा, जो ये सी सरफेस है। पहले तो सबसे पहली चीज कि एक लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए, जस्ट लाइक एज ओशन और सी। एक लार्ज वाटर बॉडी हमारे पास होनी चाहिए, पहली चीज। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है उसका तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तभी क्या होगा? वहां पे हवाएं उसके कांटेक्ट में आके गर्म होंगी, जलवाष्प उत्पन्न होंगे। ओके। और वो जलवाष्प गुप्त ऊष्मा लेके जब ऊपर जाती हैं वही हीट का काम करती है, एनर्जी का काम करती है। क्लियर है? ओके। तीसरा पॉइंट क्या है? वहां पे कोरियोलिस बल होना बहुत आवश्यक है। कोरियोलिस बल अगर नहीं होगा तो ये कंडीशन होते हुए भी वहां पे सर्कुलेटरी मोशंस की एब्सेंस में वहां पे साइक्लोन का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। ओके। अब यहां पे देखें इनका जो डेवलपमेंट हुआ। अब अगर हम एरिया की बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें कहाँ चले, इस वाले एरिया में देखिए, जब ये इस तरीके से कहीं डेवलप हो रहा है, जैसे ये इंडिया हमारा प्यारा भारत है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे देखिए लगभग 10 डिग्री और 20 डिग्री, ठीक है, ये वाला इसके लिए सबसे सुटेबल जोन है जहां पे ये साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। और हर साल जनरली आपको जून जुलाई अगस्त इस मौसम में आपको इस एरिया में साइक्लोन्स देखते हुए डेवलपमेंट का आपको दिखाई देता होगा। न्यूज में सुनते रहते होंगे कि जैसे अभी रिसेंटली मोचा साइक्लोन आया था, ठीक है, तेज आया था। ओके। ये सब अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में कि नामकरण इनका कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो भी। तो ये देखिए आपको साइक्लोन दिख रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इनका, ठीक है। और ये चूंकि अर्थ का रोटेशन हमारा किधर से किधर है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अर्थ हमारा रोटेट कर रही है पश्चिम से पूरब की ओर। और ये जो ट्रेड विंड है यहाँ पे हम देखें इस एरिया में भाई आपकी कौन सी विंड आ रही है? ये 0 डिग्री मान लीजिए नीचे है, यहाँ पे ट्रेड विंड आती है ऐसे। ये ट्रेड विंड किधर से किधर जा रही है आपकी? पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तो इन पूर्वी हवाओं ट्रेडविंड के प्रभाव में ऊपर जब ये एटमॉस्फेयर इनके कांटेक्ट में आती हैं तो, और साथ ही साथ चूंकि हमारे अर्थ का रोटेशन भी पश्चिम से पूरब है, तो इनका जो डायरेक्शन होता है, मोशन होता है, वो किधर हो जाता है? पूरब से पश्चिम दिशा में हो जाता है। ये आगे की ओर ढकेलती हैं और इन पे ये जो बल लग रहा है वो इनको कहाँ दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है वो पूरब से पश्चिम दिशा में ये मूव करती है। तो डेवलपमेंट इसका मान लो यहाँ पे हुआ है और ये मूव करते 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 कहाँ जाएगी? इंडिया के कोस्टल रीजन तक पहुंचती है, इंडिया के तट तक, भारत के तट तक। भारत का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर कोई और कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे तटीय क्षेत्रों में यानी उसके पूर्वी तटों पे ये पहुंचती है, वहां पे टकराती है। क्लियर है? ओके, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, जब ये आगे मूव करती हैं, देखिए इनकी चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन पूछा जाए इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना वो है ये गर्म सागरीय सतह। क्या? जो हाई टेम्परेचर का सागरीय जल है, सागरीय सतह है, वो इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि यहीं से जलवाष्प का निर्माण हो रहा है। और जैसे ही
ये मान लो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये इंडिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये तट पे आ गया, ठीक है ना। जैसे ही ये सागरीय सतह छोड़ के लैंड पे पहुंचता है, ये लैंड पे पहुंचा, इसका कनेक्शन किससे टूट गया भाई? इस सागरीय सतह से इसका कनेक्शन टूट गया, सागरीय सतह से कांटेक्ट इसका टूट गया। ऐसे में जो एनर्जी स्रोत है, जब इसका एनर्जी स्रोत खत्म हो जाएगा तो ये क्या पड़ने लगता है? वीक पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इसको जलवाष्प अब प्रॉपर मिलेगा नहीं। ओके, अब जलवाष्प नहीं मिलेगा तो वहां पे कंडेंसेशन ऊपर नहीं हो रहा है, टेम्परेचर और ये बाकी जो फैक्टर होंगे वहां पे काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसी ह्यूमिड एयर का सप्लाई यहाँ पे इसको बंद हो जाती है, तो लैंड पे पहुंचने पे के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, इस टर्म को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसी के मूवमेंट से रिलेटेड है कि जब ये आगे मूव करती हैं और इस लैंड एरिया से टकराते हैं, तो यहां पे दो टर्म मैं ले रहा हूं। नंबर फर्स्ट, एक टर्म सुना होगा आपने लैंड स्लाइड, ओके, एंड एक टर्म सुना होगा आपने लैंड फॉल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लैंड स्लाइड और लैंड फॉल में? ओके, देखिए लैंड स्लाइड जो है ये, अगर इसके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन, ठीक है ना। अगर फर्स्ट टाइम आप इनको देखें तो कंफ्यूज हो सकते हैं, आंसर गलत भी लगा सकते हैं। तो इसको समझिए है क्या। लैंडस्लाइड की बात करते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग माउंटेनियस एरिया की बात करें, जैसे जब वहां प्रेसिपिटेशन होता है तो वो जो माउंटेन और उनके अंदर का सॉइल स्ट्रक्चर है, ओके, अब उसमें क्या होता है, ल्यूब्रिकेशंस के रूप में वाटर अंदर तक पहुंचता है और ल्यूब्रिकेंट होता है। चूंकि वेदर्ड मटेरियल जब रहते हैं उन स्लोप पे, तो वो वेदर्ड मटेरियल उन ल्यूब्रिकेंट के प्रभाव में आके ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी वो नीचे की ओर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड लैंड स्लाइड। ओके, पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा ही स्लाइड खिसक के नीचे आ जाता है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लैंडस्लाइड। जबकि ये जो लैंडफॉल है, यहाँ पे लैंडफॉल से मतलब क्या है, लैंड पर फॉल। किसका फॉल? उस चक्रवात का फॉल। यानी कि अगर हम देखें, जब ये चक्रवात आगे बढ़ते हुए कोस्टल एरिया से टकराता है ना, तो वहां पे इसके साथ जो इसकी क्लाउड होते हैं इसके अंदर और तीव्र हवाएं होती हैं, उस तटीय क्षेत्र में अपना इफेक्ट डालती है। वहां पे बहुत तीव्र हवाओं के साथ तेज घनघोर वर्षा होती है, जिसकी वजह से तट के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए काफी जान माल की हानि भी होती है, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं हम लोग लैंडफॉल। आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, इधर कोई साइक्लोन आया होगा जिसकी वजह से इतनी तीव्र हवाएं चल रही हैं और बारिश, प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, तो ये तटीय क्षेत्रों में बहुत तबाही मचाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडफॉल कहते हैं। तो आई होप आपको लैंडस्लाइड और लैंडफॉल में डिफरेंस समझ में आया होगा। क्लियर है भाई? ओके, अब इनकी बेसिकली लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारे ग्लोब पे अगर हम देखें, इसी रीजन में लगभग 8 डिग्री से लेके आपके कर्क रेखा और 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके मकर रेखा के मध्य जो हमारा एरिया है, मतलब आपके ओशियंस हैं अलग अलग रीजन में, उन ओशियंस में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होते हैं इन ट्रॉपिकल एरिया में। ओके, तो अलग अलग रीजन में इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से भी डिनोट करते हैं, ओके, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगर हम देखें, ये हमारा इंडिया है, ओके, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी। इस एरिया में जो साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, उनको हम लोग बेसिकली चक्रवात या साइक्लोन ही कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में चक्रवात और इंग्लिश में उसको साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर हम बात करें ये वाला अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक में ये वाला हिस्सा, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये कैरेबियन सी हो गया, इसके आसपास का जो ये हिस्सा है, इसमें जो चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग, हरिकेन नाम से जानते हैं, ठीक है, हरिकेन। और अगर हम बात करें, यहां पर आए, ये जापान दिख रहा होगा आपको, ये चाइना, तो साउथ जापान सी, ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो साइक्लोन्स डेवलप हो रहे हैं, यानी वेस्ट पैसिफिक का हिस्सा, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का हिस्सा, यहाँ पे जो जापान और चाइना के आसपास के क्षेत्र में जो ये साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं, उनको हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है टाइफून। और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के इन तटों पे, पूर्वी तटों पे जो आपको साइक्लोन्स डेवलप होंगे, उन साइक्लोन्स को हम लोग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो डेवलप हो रहे हैं, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उनको हम लोग कहते हैं भाई विली विलीज के नाम से इनको डिनोट किया जाता है। क्या?
डब्ल्यू विली विली विलीज। ओके, तो ये कुछ इनके रीजनल नेम है। इन साइक्लोन्स के अलग अलग रीजन में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें। यहाँ पे लैंड सरफेस जो है इस वाले एरिया में, इस ग्रेट प्लेन में, इसके यहाँ पे एक साइक्लोन्स डेवलप होता है। ओके, तो उसका नाम है आपका टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहाँ पे आ रहा है? इस नॉर्थ अमेरिका इन सब रीजन में आपका डेवलप होता है। ठीक, तो वो थोड़ा सा आपके अपर उसमें लैंड सरफेस पे ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका? ट्रॉपिकल साइक्लोन का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे देखा। तो आई होप इनमें आपको काफी चीजें जानने को मिली होंगी और जो टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर है भाई? तो चलें, इनमें अगर हम बात कर लें भाई, बेसिकली इन साइक्लोन्स की, इन साइक्लोन्स में चूंकि ये एक डिजास्टरस इवेंट होते हैं, नेचुरल इवेंट है, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन मिटिगेशन, इनसे बचने के उपाय किए जा सकते हैं। ओके, आज अलग अलग देश अलग अलग लेवल पे अपने यहाँ, जैसे हम इंडिया की बात करें तो एनडीआरएफ जैसी टीम जो है, आपदा प्रबंधन जो बल हैं, ठीक है ना, उनका किस तरीके से इन चक्रवातों का प्रभाव कम किया जाए, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़े, ठीक है, इन सब के लिए ये काम करते हैं। और आपदा से पहले और आपदा के बाद, ठीक है, कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए और क्या क्या कार्य करने चाहिए ताकि उससे जनता को तीव्रता से और अधिक जो सुटेबल एक रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, ये हम उनको इंश्योर करते हैं इन संस्थाओं के माध्यम से। क्लियर है? तो ये सब कुछ आपके टर्म्स हैं जो साइक्लोन्स और इन सब के ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड हैं, जिनका हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन किया। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब इसमें नेक्स्ट वीडियो जो होगा, हम बात करेंगे भाई आपके टेम्परेट साइक्लोन की, यानी उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा ये जो आपका रीजन दिख रहा है 30 डिग्री, इस एरिया से लेके और आर्कटिक सर्कल 60.5 डिग्री, ठीक है ना। इस जोन में जो भी आपका साइक्लोन डेवलप होगा, यहाँ पे टेम्परेट जोन, और यहाँ पे उनको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानेंगे। क्यों? ठीक है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई आपके डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।